और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत के संकेत। दोनों पक्षों के राजनयिकों ने फोन पर बातचीत की है। अगले सप्ताह युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की योजना बनाई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर, दोनों पक्षों के राजनयिकों ने फोन पर बातचीत की है। अगले हफ्ते युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की योजना बनाई जा रही है, तो सहमति बन सकती है। युद्ध विराम को लेकर लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत के संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों के राजनयिकों ने फोन पर बातचीत की है और ऐसे में अगले हफ्ते युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की योजना बनाई जा रही है। लेबनान लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से ये जो हमले हो रहे हैं इजरायल की तरफ से रोके जाए। लेबनान की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही थी, जिसके चलते वॉशिंगटन में इस बात को रखा गया है। अगले हफ्ते मीटिंग होनी है। इस बैठक में सीजफायर को लेकर चर्चा हो सकती है। तो लेबनान और इजरायल के लिए एक बड़ा संकेत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि बातचीत यहां पर हो सकती है दोनों पक्षों के बीच, क्योंकि जिस तरह से दोनों पक्षों के राजनयिक फोन पर बात कर रहे हैं और अगले हफ्ते का समय निर्धारित किया गया है, युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की योजना बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त लेबनान और इजरायल में जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के बीच शांति हो जाए, सीज फायर हो जाए, तो उसी को लेकर एक बैठक हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन आशीष रिसाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिब सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए ये जो कोशिश है लेबनान सरकार की, पहले भी हम जिस तरह से चर्चा करते रहे हैं, एक बेहतर कोशिश है और ऐसे में यहाँ पर हिजबुल्लाह के खिलाफ तो इजरायल लगातार लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में अगर बातचीत होती है तो सीज फायर कैसे होगा और किस तरह से इजरायल फिर अपने युद्ध को, या यूं कहें हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई है उसको कैसे जारी रखेगा? इस समय जो ये अनाउंसमेंट आई है ये बहुत क्रिटिकल है और ये बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद आई है। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक रोल है जो आज बात होने वाली है। उसमें जो रोड ब्लॉक आ रहा था कि लेबनान इजराइल के हमले रोके जाएं, ईरान की तरफ से ये रिक्वायरमेंट थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इजराइल ने स्मार्टली अमेरिका के से बात करके और लेबनान की सरकार के साथ एंगेज किया है। और नेतन्याहू ने ये डिक्लेयर किया है कि कमिंग ट्यूसडे को, आने वाले मंगलवार को वॉशिंगटन में लेबनान सरकार और इजराइल की बायलैटरल टॉक्स होंगी। तो इससे ईरान को एक जवाब मिलता है कि भाई आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, जब वो दोनों देश जिनमें युद्ध हो रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इस बातचीत का रेलेवेंस है, इसकी लीगैलिटी है। लेकिन उस दो देश के बीच में ईरान अगर कूद पड़े विदाउट द कंसेंट ऑफ लेबनीज गवर्नमेंट, लेबनीज गवर्नमेंट ने एंगेज किया है इजराइल के साथ डायरेक्टली अपनी बायलैटरल इश्यूज को समझाने के लिए। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन अभी रिलीज की गई है कि आज की बातचीत जब शुरू होगी तो जेडी वांस की टीम शुरू में ही ईरान को बताएगी कि आपका ये जो कंसर्न था कि इजराइल के हमले लेबनान पे बंद हो। जबकि मैं ये आपके दर्शकों को बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि इजराइल और लेबनान बात करेंगे, इजराइल और हिजबुल्लाह बात नहीं करेंगे। लेबनान और हिजबुल्लाह एक ही नहीं है। लेबनान की एक सरकार है जो कि खुद अपने देश के होम ग्रोन टेररिस्ट फॉर्मेशन जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री विंग है उससे परेशान है और उनको अंदर ही अंदर ये ठीक लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के कमर को तोड़े, ईरान के सप्लाई लाइंस को तोड़े जो हिजबुल्लाह को आर्म्स देती हैं। इसलिए लेबनान चुप रहता है इजराइल के कुछ हमलों पे। हाँ, जब इन्होंने ये परसों का हमला किया है जो बहुत बारबैरिक था, गलत जगह पे शायद, क्योंकि उन्होंने वार्निंग नहीं दी थी सिविलियंस को। उनको पता था कि वहां हिजबुल्लाह के बहुत ज्यादा लीडर्स एक साथ हैं और कुछ गोला बारूद भी रखा था, इसलिए इन्होंने बिना वार्निंग के वो हिट कर दिया और कुछ सिविलियंस मारे गए। तो इसलिए लेबनान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस हमले के खिलाफ एक शिकायत की है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने इजराइल से वॉशिंगटन में बात करने के लिए एग्रीमेंट किया है, जो कि बहुत मेजर डेवलपमेंट है और इजराइल ने इस एग्रीमेंट को मतलब मान लिया है। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि लेबनान और इजराइल के बीच के ट्रूस में हिजबुल्लाह इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब तक हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होता है, उनके शस्त्र नहीं रखे जाते हैं, तब तक इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। और अब आज ईरान को यह मुद्दा नहीं मिलेगा अपनी बातचीत में कि भाई ये रुकवाइए, क्योंकि इसमें जेडी वांस की टीम ये बताएगी कि उनकी तो आपस में बात हो रही है, ट्यूसडे को वो मिलने वाले हैं वॉशिंगटन में। तो अब अपनी सीज फायर, मतलब ईरान, अमेरिका, इजराइल की सीज फायर में उस मुद्दे को अलग कर दिया जाए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पाकिस्तानी पत्रकार है हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में ये बैठक होने जा रही है, शांति वार्ता होने जा रही है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, माहौल बनता हुआ दिख रहा है और कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दी जा सकती है दोनों देशों के लिए, क्योंकि एक बड़ी बैठक है और इस्लामाबाद को चुनना, क्या कुछ वजह इसके पीछे की रही? क्या इसमें पाकिस्तान ने इंटरवीन किया था या वो मध्यस्थता कराना चाहता है? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखें, बिल्कुल इस्लामाबाद में इस टाइम जो है वो बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन साथ ही बहुत टाइट सिक्योरिटी भी है, और जो शहर है उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो तमाम को आज छुट्टी दी गई। और क्यों ना हो, क्योंकि देखें कि बहुत ही अहम दिन है और पूरी जो वर्ल्ड है उसकी निगाह इस्लामाबाद पर है। जो जो यहाँ पर ईरान का वफ्द था वो यहाँ पे आ चुका है और जो वैंस है वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत अहम है। और रहा आपका सवाल कि इसमें जो है हमारा क्या रोल है और हमारा इंतखाब इसमें क्यों किया गया, तो मैं समझता हूँ कि सहाय साहब ने भी इसमें वही बात की है। मैं उसी को यहाँ पे रिपीट करूंगा कि इस टाइम ट्रंप के पास एक तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि आप देखें जो ग्लोबल नॉर्थ है, आप उसमें सारे यूरोप को ले लें, वो तमाम इनसे अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ हमारा मुल्क ही एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के लिए, सऊदीया के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए, इन सब के लिए एक्सेप्टेबल है। और यही वजह है कि हमारा चुनाव भी किया गया है। लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं हुआ, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। आप इसमें देख सकती हैं कि हमारे पीएम, हमारे वाइस पीएम और हमारे फील्ड मार्शल पूरी वर्ल्ड में उन्होंने इस तरह के अपने विजिट किए और एक डिप्लोमेसी का दौर इसमें चलता रहा, जिसमें चाइना भी हमारे साथ ऑन बोर्ड रहा है। तो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ईरान के लिए भी अगर कोई मुल्क इस टाइम एक्सेप्टेबल है जहां के उस तरह बात कर सकते हैं तो वो इस्लाम, मतलब वो पाकिस्तानी था। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे जेडी वैंस। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे जेडी वैंस। 1.5 से 2 घंटे में रावलपिंडी पहुंचेगा विमान, तो नूर खान बेस पर उतरेगा जेडी वैंस का विमान। अभी उज्बेकिस्तान के एयर स्पेस में विमान है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में जेडी वैंस भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे जेडी वैंस। तो अब से कुछ देर के बाद यानी 1.5 से 2 घंटे के बीच रावलपिंडी पहुंचेगा ये विमान। नूर खान बेस पर उतरेगा जेडी वैंस का विमान। और साहिर सर, देखिए जिस तरह से तैयारी तो हो रही है शांति वार्ता की, लेकिन किन पॉइंट्स पर बात बनेगी ये अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें अमेरिका और ईरान की तो कहीं भी सहमति अभी फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शांति वार्ता कितनी सफल हो सकती है? हालांकि जेडी वैंस सबसे कुछ देर के बाद ही इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। गीतू, मेरे एनालिसिस के हिसाब से शांति वार्ता का आज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ईरान की तरफ से डिसीजन मेकिंग बॉडी का एब्सेंस। ईरान के अंदर पिछले 20-25 दिनों से एक अजीब सी वैक्यूम क्रिएटेड है टॉप पे। इसीलिए प्रेसिडेंट कुछ कहते थे, स्पीकर कुछ कहते थे, फॉरेन मिनिस्टर कुछ कहते थे और आईआरजीसी के कुछ लोअर लेवल के ऑफिसर्स प्रेस स्टेटमेंट में कुछ और बोल रहे होते थे। जब प्रेसिडेंट ने बोला कि हम वेस्ट एशियन कंट्रीज जहां यूएस बेसेस हैं उन पे हमला नहीं करेंगे, आईआरजीसी ने इंश्योर किया कि उन्होंने उन टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे हमले किए, जस्ट टू शो कि हम डोमिनेट कर रहे हैं ईरान को। तो आईआरजीसी की मिलिट्री विंग इन एब्सेंस ऑफ एनी पिरामिड, एक उनका आपस में वर्टिकल्स हैं, आपस में बातें नहीं कर रहे और उनकी और सिविल गवर्नमेंट की आपस में बात नहीं। तो आज जो कुछ भी आज अगले कुछ दिनों में बातचीत होगी इस्लामाबाद में, उसका ईरान में कौन ओके करेगा, कौन उसके लिए एग्री करेगा, ये एक बड़ा बहुत मेजर चैलेंज जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं अभी। एज दे प्रोग्रेस दे विल रियलाइज कि जब इस्लामाबाद की बातों को तेहरान को ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू पाकिस्तान, तो वहां पे उसपे फाइनल मोहर कौन लगाएगा? क्योंकि अपेरेंटली ये दिख रहा है पिछले 25 दिनों से कि आईआरजीसी की मिलिट्री विंग और वहां की सिविल गवर्नमेंट आपस में सिंक में नहीं है। उन्होंने कई ऐसी एक्टिविटीज की हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। इनकी जो डिमांड्स पुश फॉरवर्ड की गई हैं उसमें भी कुछ मिसमैच है। जब उन्होंने बोला कि हम ये हॉर्मुज को खोल देंगे, आईआरजीसी ने एग्री नहीं किया कि हम बिना पैसे के नहीं खोलेंगे, जबकि ये एक प्री कंडीशन थी इस शांति वार्ता की कि हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। बट सडनली आईआरजीसी ने वहां पैसे कलेक्ट करने शुरू कर दिए। तो अभी की सबसे गीतू मेजर चैलेंज आएगी इस शांति वार्ता में कि ईरान की तरफ से डिसीजंस कौन लेगा। जी
बिल्कुल, और मेरी सहयोगी नैना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, नैना का भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर। ये बड़ी खबर यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में इजरायली पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी, बड़ी खबर, पाकिस्तान में इजरायली पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। बार बार अनुरोध के बाद भी इजरायली पत्रकार रोके गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से इजरायली पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इजरायली पत्रकारों को अनुमति नहीं मिल रही है। इस कवरेज के लिए बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर इजरायली पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई हुई है। और हुसैन जावेद भी हमारे साथ जुड़े। हुसैन जावेद, आपसे समझना चाहेंगे सर, आखिर वजह क्या है, क्यों ये जो इजरायली पत्रकार है इनके लेकर पाबंदी लगाई गई है? आखिर जो मीडिया है उसका काम क्या होता है? जानकारी को साझा करना, तो यहाँ पर आपत्ति क्या है पाकिस्तान को? देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है, हमने कभी इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। राइट फ्रॉम 1947 हमें लगता है वो गासिब मुल्क है जिसने फलस्तीनियों की जमीन पर जो है और आपने हिजबुल्लाह को एक्सेप्ट कर लिया है? मैम सुन तो लीजिए ना, नहीं, उस मैं पर भी उसमें क्लियर वही कर बात दीजिएगा। करूंगा। देखिए, इसराइल को किसी भी फॉर्म में हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जब तक कि फलस्तीन का मसला हल नहीं होता है, जो कि शायद वो जो मसला है वही है, जब तक 2 स्टेट वहां पर जो हल है वो नहीं निकलेगा। ये हमारी स्टेट पॉलिसी है, ये हमारी पब्लिक पॉलिसी है, और आपने देखा होगा हम इस मुल्क को कभी नहीं मानते। लिहाजा चाहे उनके सहाफी हैं, चाहे उनके इस तरह के हुकूमती एहलकार है, वो हमारे मुल्क में तो बिल्कुल भी बिल्कुल, इस तरह आ मेरी ही नहीं सहयोगी सकते। नैना ये भी बात क्लियर एक सवाल आपसे पूछना चाह रही है। नैना, ओवर टू यू। जी प्लीज। हुसैन जी, आपने इजराइल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इजराइल के साथ में स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपने मंजूरी दे दी। ये सिलेक्टिव अप्रोच आखिर ऐसे क्यों? इजराइल से आपको आपत्ति है, लेकिन वही जिन फिलिस्तीनियों की आप बात कर रहे हैं उनके अधिकार की, लेकिन उन फिलिस्तीनियों के खिलाफ भी जब अमेरिका ने कहा कि स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनना है और अपने ही साथियों के खिलाफ हथियार भी उठाने हैं, हथियार उठाएं ना उठाएं, जो भी स्ट्रैटेजिक आगे की हो, लेकिन आपने उसी इजराइल का साथ देते हुए स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनना चुना। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और उसका जवाब मैं सिर्फ आपको ये दूंगा कि जब ये प्लान पिछले साल सितंबर में सामने आया था, तो इस पिछले साल ही नवंबर के अंदर इसको यूएन का अप्रूवल भी इस तरह से मिल गया था, और ये इंटरनेशनल सेटअप है। ये कोई हमारा और इसराइल का आपस में है ही नहीं। तो मैं ये बात करना कि हमने इसराइल को मान लिया, उनके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सुने अप्रोच है या नहीं है, मैं तो ये जानना चाहती थी। सुनिएगा ना। मैं इसीलिए, मेरा सवाल दरअसल इसलिए था, सुनिएगा हुसैन जी, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जितना ज्यादा ईरान और इजराइल के साथ का कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका इस जंग में इसीलिए आया क्योंकि इजराइल के दबाव के बाद में। अब अगर शांति वार्ता की बात है, तो जो सबसे बड़ा मुख्य करता है या इस पूरे विवाद का जो ट्रायंगल का जो पीक है इजराइल, उसे अगर शामिल नहीं किया जाए या उसको, तो ये चर्चा या ये पूरी शांति वार्ता बेमानी नहीं है क्या? देखिए, अगर ये बेमानी होती तो आपको पता है कि इसराइल का सबसे बड़ा जो है वो पार्टनर कौन है, वो तो अमेरिका है। फिर अमेरिका भी इसमें ना आता। सब जानते हैं कि ट्रंप पे जो है नेतन्याहू का कितना असर है, ये सबको पता है। ईरान की जो जंग हुई है, इसमें ट्रंप को यहाँ पर लेकर कौन आया है? वो इसराइली है। तो और तो ये इजराइल का होना सबको जरूरी पता है ना कोई फिर ऐसा हुसैन जी, फिर तो इजराइल को होना चाहिए, उनके कम से कम पत्रकारों को आप अनुमति तो दी समझती जाए। हैं जी, इसराइल को? देखिए ये राय आपकी हो सकती है, लेकिन आप देखें कि इसराइल इस पूरे सेटअप का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बात जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी जो इसमें अमेरिकन वफ्द आ रहा है, जेडी वेंस है, ठीक है, वो इसमें ठीक है, लेकिन जो इसमें किश्नर आ रहे हैं और जो इसमें विटकॉफ आ रहे हैं, वो दोनों आप उनको एक तरह का इसराइल का नुमाइंदा ही समझे। है वो अमेरिकन और है वो ज्यूज, लेकिन आप उनको इसराइल का चलिए, ये रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कहना पे तो समझ आपका है कि सकते इजराइल के नुमाइंदा हैं। वो है, ठीक है। फिर तो शांति वार्ता में भरोसा नहीं है पाकिस्तान को, अगर आप जेडी वेंस को इजराइल का नुमाइंदा कह दे रहे हैं, फिर तो ये बात हो मैंने जाती है वेंस कि को क्या नहीं आपको कहा, भरोसा नहीं है इस पूरी शांति वार्ता या फिर जो टीम आ रही है उस पर? जेडी वेंस को मैंने उनका नुमाइंदा नहीं कहा, मैंने किश्नर का नाम लिया और मैंने विटकॉफ का इसमें नाम लिया। और देखें, हम उनके साथ इस तरह से डील नहीं कर रहे हैं, हमने उनको बिठाया ईरान के साथ। अब ये ईरान जाने और ये इस तरह से अमेरिका जाने, ये दोनों मुल्कों ने यहाँ पर अपने फैसले लेने। लेकिन मुझे लग रहा है गीतू, ये तो ट्रस्ट डेफिसिट वाली जो बात है वो आशीष जी शायद बिल्कुल बिल्कुल, साहिल सर का रुख कर लेते हैं। जी, ट्रस्ट डेफिसिट साफ तौर से नजर आ रहा है यहाँ पर अभी भी। हाँ, जावेद साहब को ये समझना पड़ेगा कि अभी इनकी खुद की जो वक्तव्य हैं पिछले 2 मिनट के, उसमें एक चीज समझ नहीं आ रही है। वो ये है कि अगर तो आप मेडिएट कर रहे हैं
और आपके मीडिएशन में आपने अमेरिका के कुछ पॉइंट्स जो तेहरान को भेजे थे, उसमें 4 मेजर पॉइंट्स तो इजराइल के हैं। तो क्या आपने अमेरिका को ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये पॉइंट्स हम नहीं भेज सकते बिकॉज इजराइल तो हमारे हिसाब से है ही नहीं, कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मार की मिसाइलें नहीं रखेगा तेहरान ईरान, कि परमाणु बम ईरान नहीं बनाएगा, इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले प्रॉक्सीज को ईरान सपोर्ट नहीं करेगा। ये तीनों चारों डिमांड तो इजराइल की थी जो अमेरिका ने अपने फाइनल फॉर्मेट में डाला और उसको आपने तेहरान को भेजा। तो आपने एज अ नेगोशिएटर, एज अ बिचौलिया, क्यों नहीं इसको ऑब्जेक्ट किया कि ये पर्टिकुलर चीज हम नहीं भेज सकते एज अ नेशन, क्योंकि हमारा नेशन इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये तो आपने छोड़ दी ना बात बीच में। तो इस बात को आपने कभी किसी लेवल पे जावेद साहब फ्लैग किया है क्या? का सवाल है ना, सबसे अहम बात है कि सबसे पहले अमेरिका की जानिब से 15 पॉइंट्स है। चलो, उन्होंने कहा था कि इसी के इर्द गिर्द सारा इस तरह का डायलॉग होगा, लेकिन आपने देखा कि ईरान ने उनको मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स दिए कि बात होगी तो इनकी ऊपर होगी वरना नहीं होगी। और एक बार फिर से जो है वो सारा जो एक तरह का सिनेरियो था वो यहाँ पे चेंज भी हुआ। तो ये कहना कि इसमें इसराइल के पॉइंट इतने हैं, अमेरिका के पॉइंट इतने हैं, अब इसमें फैसला किससे लेना है, कौन किसकी कितनी मान सकता है, ये अमेरिका और ईरान के ऊपर है। तो ये बात बहुत क्लियर है। और देखें, आप कह रहे हैं कि इसमें इसराइल इस तरह से आया नहीं है, तो इसका इसका मानी क्या है? क्या इसराइल ने अभी तक कोई इस पर एहतजाज किया कि हम इन टॉक्स को नहीं मानते, इसमें तो हम शामिल ही नहीं है? तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो चुकी है और बैक डोर में बहुत कुछ चल भी रहा होता है और वो आपको इन टॉक्स के अंदर दिखाई भी देगा। इससे पहले जो भी हुआ, इस वक्त एक बात बिल्कुल क्लियर है, ईरान अमेरिका आपस में बात करना चाहते हैं। उनके बीच में जितनी मर्जी इस तरह की बिटरनेस हो, जंग भी हुई है, लेकिन शायद दोनों ही कहीं ना कहीं इस चीज का हल चाहते हैं और दुनिया भी यही चाहती है। जी ठीक है, बिल्कुल साहब, चलिए। बिल्कुल। जी जी साहिद सर, आप अपनी मेरा बात एक रखिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। शांति वार्ता के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बातचीत संभव है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बातचीत संभव है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत हो सकती है। ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है यूएस। तो ये कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी और ऐसे में ये मानिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होना संभव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी बातचीत यहां पर होगी, तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चर्चा की जा सकती है। नैना, देखिए तो जिस तरह से ये जो पूरे पॉइंटर्स से सामने आ चुके हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अमेरिका ये चाहता है कि बातचीत हो और उसमें कुछ हल निकले। कोई संशय ही नहीं है गीतू, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस सीज फायर के लिए कोई बहुत ज्यादा उत्सुक है तो मेरे अनुसार वो अमेरिका है। क्योंकि ईरान ये कह रहा है हम लड़ने के लिए तैयार है, हमारे पास जो बड़े डैमेज हो रहे हैं। और एक और बड़ी पॉजिटिव बात रही हमने देखा है गीतू, जब एक तरफ हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने बड़े अटैक किए थे, ब्रिजेस पर अटैक किए थे, रेलवे ट्रैक को ध्वस्त किया था, और ये 2 से 3 दिन होते होते जैसे ही हम सीज फायर को लेकर या ये जो बातचीत जो चल रही है, बातचीत मुकम्मल हो पाती या बातचीत की शुरुआत हो पाती, उसके पहले वहां पर रिकवरी डे शुरू हो चुके हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आने लगी। तो ईरान तो ये मैसेज दे रहा है कि आपने हमें डैमेज किया, हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अमेरिका को बहुत से ऐसे डैमेजेस हुए हैं जो भले नजर नहीं आ रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस कदर अमेरिका डैमेज हो चुका है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने के हालात बन चुके हैं। गले की भाव सबसे ज्यादा तो नैना देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, जिस पर ईरान का टैक्स कहीं ना कहीं चिंता की बात है और बाकी देशों की भी नाराजगी ट्रंप को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। साहिद सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मुझे एक और संशय है और अमेरिका बहुत स्मार्टली, मतलब ट्रंप बहुत स्मार्टली उसको प्ले कर रहे हैं। वो इवेंचुअली जो आज से 20-25 दिन पहले कहते थे कि इसमें हमारा भी से होना चाहिए, हम भी वहां पे ऑयल को कैसे ले जाना है उसमें कंट्रोल करेंगे। बेसिकली उसका प्राइमरी फोकस ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल करने का है और वहां से पैसा उठाने का है। इसके लिए बाकी वर्ल्ड बॉडीज, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या ब्रिक्स हो, इनको प्रीएम्प्टिव ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए कि इस वार्ता में जो आज शुरू हो रही है इस्लामाबाद में, उसमें हॉर्मुज पे बायलैटरल डिसीजन नहीं हो सकते कि अमेरिका और ईरान मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। इन बातों पे प्रीएम्प्टिव यूनाइटेड नेशंस में या किसी बॉडी में प्रीएम्प्टिव एक ड्राफ्ट जाना चाहिए कि अगर अमेरिका ईरान इस तरह की कोई व्यवस्था करते हैं, जो कि 15 दिन पहले ईरान ने ओमान के साथ ट्राई किया था कि हम और ओमान मिलकर इसको कंट्रोल करेंगे,
क्योंकि इनके कॉमन बॉर्डर्स हैं, बीच में हॉर्मुज है। तो ऐसी कोई व्यवस्था एक बहुत मेजर कंसर्न है मेरा, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक किसी इंटरनेशनल बॉडी ने इसको फ्लैग नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेजर पॉइंट्स 10 ईरान के और 15 अमेरिका के हैं, उसमें अमेरिका के 15 पॉइंट्स जो पब्लिक की नॉलेज में हैं, उसमें से 7-8 मेजर पॉइंट्स ऑलरेडी अचीव्ड हैं। जैसे रजीम चेंज, तो टॉप लीडरशिप जा चुकी है। 3H को हार्डवेयर सप्लाई ना करें तो उन्होंने उनकी प्रोडक्शन साइट्स को ही खत्म कर दिया है। उसके बाद उनके मेजर मिसाइल प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करना है, काफी कुछ कर दिया है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइंस ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। हालांकि ये खबर है कि मिसाइल सिटीज के अंदर तक इनके बॉम्ब्स नहीं गए हैं, लेकिन ये इनको टाइम देगा फर्दर नेगोशिएशन के लिए। और अभी जो 2 हफ्ते का एक सीज फायर है, उसको एक्सटेंड करके ये बातें चलती रहेंगी। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आ चुका है। ईरान खुद नहीं ढूंढ पा रहा है बारूदी माइंस, हॉर्मुज में बिछाई माइंस नहीं ढूंढ पा रहा है ईरान। समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना मुश्किल हो रहा है। यूएस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ रहा है कि ईरान ने जो माइंस लगाई थी वो खुद नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज सेफ नहीं है और ऐसे में समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना काफी मुश्किल हो रहा है। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। नैना देखिए, तो लगातार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चर्चा चल रही है, ऐसे में ये कहना कि ईरान उन माइंस को नहीं ढूंढ पा रहा है, कितना आपको लग रहा है कि सही है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पे यही वो बात हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाना चाहते हैं, चाहे बात दबाव बनाने के लिए, बरगलाने के लिए और ईरान को भी प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन वही बात जो साहिल सर ने खासतौर से इसको लेकर पूरा बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्यों इस तरह से गले की फांस है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार कोई और देश नहीं, वो अमेरिका ही है। और उसमें भी बिल्कुल। और एक छोटा सा इलेक्शन ले लेते हैं नैना, समय नहीं है। साहिल सर बताइए, क्या ये संभव है कि अगर किसी ने माइंस बिछाई हो तो उसको ना पता हो कि कहां पर लगी है? ये बहुत पॉसिबल है। 3 मेजर तरह की जो माइंस होती हैं, एक सेंसर बेस्ड होती हैं, एक इम्पैक्ट बेस्ड होती हैं और एक फ्लोटिंग मेजर, अदरवाइज बहुत टेक्निकलिटीज हैं। इसमें से कई माइंस अपने इनकी कोई जियो टैगिंग या लोकेशंस नहीं होती हैं डीप सी में, तो उनको वही निकाल सकता है जिन्होंने प्लेस किया है। लेकिन कई बार ये फ्लोटिंग होती है, तो इसके लिए उनको फ्रीडम चाहिए कि वहां से बिल्कुल, यानी कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी चुनौती माइंस बन सकती है अगर इन्हें वाकई नहीं ढूंढा जा रहा है। तो ट्रंप के दावे भी कुछ हद तक सही हम कह सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में तय रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।